बिना उसको जाएंगे तो रिफ्यूज़ल मिलेगा 100% श्योरिटी बोल रहा हूँ मैं आपको, लिख के दे सकता हूँ, रिफ्यूज़ल है 100%। अगर वो आप सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे आज हम बात करेंगे पोलैंड वीज़ा रिजेक्शन की। पोलैंड स्टडी वीज़ा रिजेक्शन मेन इशू आजकल ये है कि अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है पोलैंड वीज़ा को लेके। और पोलैंड जो वीज़ा है वो काफ़ी टिपिकल भी है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने हैं वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगाना है आपको पोलैंड से मंगा के। बिकॉज जो कंसल्टेंट इंडिया में बैठे हुए हैं वो स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं मोस्टली। वो उन्हें कुछ नहीं पता पोलैंड का, पोलैंड में क्या मतलब यूज़फुल है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ नहीं पता उन्हें। उन्हें बस आप पैसा दे दो स्टार्टिंग में, और फिर बस वो उल्टा सीधा अपना काम कर देते हैं। और जब रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल देते हैं कि आपका आपकी वजह से हुआ है, हमारे को उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको खुद चल के खुद नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और अपोस्टल कौन सा करवाना है, बैचलर्स करवाना है कि आपके जो स्कूल सर्टिफिकेट है वो अपोस्टल करवाने हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है आजकल, ये भी इशू चल रहा है। अपॉइंटमेंट मतलब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। और जब तक अपॉइंटमेंट मिली है, जब तक आप लेट हो चुके हो, एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी से, तो ये भी इशू रहते हैं। और एक्सटेंशन जैसे फाइल सबमिशन की कम से कम 20 दिन का आपको टाइम इंटरवल लेके चलना चाहिए। अगर 20 दिन तक के बाद फिल कर रहे हो आप, तो आपका मोस्टली चांसेस है कि एक्सटेंशन का आपका ओवर हो जाएगा, डेडलाइन आपकी ओवर हो जाएगी। तो फिर वीज़ा आने के बाद भी आप फिर उस इनटेक में जा नहीं सकते हो। बिकॉज आपके जो इमिग्रेशन रहती है, जो वार्सो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप वार्सो में लैंड कर रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी वार्सो के अंदर है, और अगर आपको वीज़ा मिल गया है, वीज़ा मिलने के बाद भी अगर आप वार्सो में आए और आपका जो यूनिवर्सिटी डेडलाइन है वो क्रॉस हो चुका है, तो फिर आपको इमिग्रेशन वाले अलाउ नहीं करेंगे पोलैंड के अंदर। तो आपको चाहते ना चाहते हुए आपको 6 महीने अपने इंडिया में वेस्ट करने पड़ेंगे आपके वीज़े के। तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी क्लास स्टार्ट होने से कम 2 महीने पहले आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दो। वो आपके लिए बेनिफिशियल। कवर लेटर लगाना है आपको, एसओपी लगाना है आपको, सीवी लगाना है। इससे आप थोड़ा प्रोफेशनल लगोगे अगर आप सीवी लगा रहे हो। क्या रहता है, आप चाहो तो एसओपी इसमें से आप नहीं लगाओगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन रहता क्या है कि एसओपी और कवर लेटर आप इन दोनों को सेपरेट रखोगे तो बेनिफिशियल है, जिससे कि आपकी जो आपकी इंटेंशन है उनको क्लियर हो जाएगी कि हाँ, लड़के ने काम किया अपनी फाइल के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट आते हैं यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल इस चीज़ को सोच के चलिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर कॉर्नर क्राइसिस है तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं बाई मेल, तो वो चल जाएंगे, कोई इशू नहीं उसके अंदर। बट अगर उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले सेंड नहीं किए हैं, तो एक बार आप एम्बेसी से और एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कीजिए कि हाँ, मुझे ओरिजिनल चाहिए या फिर मुझे वो आप सेंड किए वो काम कर जाएंगे। बिकॉज होता क्या, रिजेक्शन आ जाता है उसके बाद फिर जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। तो इससे अच्छा रहेगा आप पहले कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद फिर आता है अपोस्टल पे। तो आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपोस्टल करवाने हैं आपको। तो बहुत से वेले ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आपकी हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, इवन आपका बर्थ सर्टिफिकेट सबको अपोस्टल करवा लेते हैं। तो उसका सेंस नहीं है। वो उन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है कि जो आपकी हायर एजुकेशन है, आई मीन आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स आपकी हायर एजुकेशन टाइप की है, तो उसको आप केवल उसी को आप अपोस्टल करवाएं केवल। बिकॉज क्या इतना ज़्यादा एक्सपेंस करने से क्या कोई इशू में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आपकी जो एजुकेशन हुई है, स्कूलिंग हुई है अगर आप इंग्लिश में, तो वो आप स्कूल से लेटर ले सकते हो, उसको स्टाम्प करवा लीजिए, नोटरी करवा लीजिए। अगर आपके पास IELTS है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन IELTS में भी बैंड आपका मिनिमम 6 होना चाहिए। 6 से नीचे है तो प्लीज़ उसको लेटर को ना लगाएं। इससे क्या रहता है कि आपको उन्हें उन्हें दिखेगा कि बंदे ने IELTS में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो एक ड्रॉबैक टाइप का रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर सबसे जो कन्फ्यूजन डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। बिकॉज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को लेके बहुत ही मार्केट में बहुत ही कम अवेयरनेस है। किसी को एक्चुअल नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। तो फाइनेंस में क्या रहता है, अगर आपके स्पॉन्सर, देखो 2 टाइप के रहते हैं स्पॉन्सर।
फर्स्ट स्पॉन्सर जो रहते हैं वो रहते हैं जॉब वाले, सेकंड रहते हैं वो होते हैं बिजनेस वाले। अगर जॉब वाले हैं तो उनका लगेगा सैलरी स्लिप लगेगी उनका आईटीआर लगेगा। अगर जॉब कर रहे हो आईटीआर नहीं है तो प्लीज़ वो मत ना लगाएं, बिकॉज आईटीआर इज़ वेरी कंपलसरी। तो सैलरी स्लिप लगाना है और उनका आईटीआर लगाना है, और उनसे भी पहले, सैलरी स्लिप और आईटीआर से पहले वो डॉक्यूमेंट रहता है आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना उसके तो फिर वीज़ा लगते ही नहीं, आजकल बंद हो गए हैं। तो हम कोरोना के बाद से बिना क्रेडिट कार्ड के वीज़ा नहीं दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट वही है, क्रेडिट कार्ड लेके जाएँ। आप उसकी कितनी लिमिट है, तो एक ओवरऑल लेके चलें, 4-5 लाख का बनवा के ले जाएँ तो काम चल जाएगा आपका। क्या रहते हैं लड़के कि कंसल्टेंट बोल देता है कि बिना उसके काम हो जाएगा, तो उससे काम नहीं चलता है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अब क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट रहता है, वो उसकी क्या लिमिट है सबसे मतलब लोगों को ये इस बारे में नहीं पता है कि इसकी लिमिट कितनी रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी लिमिट आपका जो कोर्स का जो पूरा फ़ीस है वो, और अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है तो फ़ीस को उसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड मत कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आपने फ़ीस भर दी है, तो फ़ीस को हटा दीजिए। तो फिर आपका पूरे ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस प्लस एकोमोडेशन, लिविंग मैं 700 मांग के चलता हूँ क्योंकि चेकलिस्ट में भी 700 डिसलॉटी मेंशन है। तो 700 ज़लोटी वो, और 500 ज़लोटी आपका लिविंग एक्सपेंस मान सकते हैं पर मंथ का। तो 500 ज़लोटी वो हो गया। तो उसके बाद 1200 ज़लोटी आपका मंथ का एक्सपेंस हो चुका है, और प्लस 50,000 रुपये आपका 2500 ज़लोटी होता है आपका फ्लाइट रिटर्न टिकट का। तो वो टोटल इंक्लूड मतलब आपको 4-4.5 लाख का क्रेडिट कार्ड सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, तो गुड टू गो, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एसओपी आप जो देने वाले हो एम्बेसी में, अगर वो रेलेवेंट नहीं है आपके बैच आपके प्रीवियस कोर्सेज से, तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो डाउट करेंगे कि आप आपकी इंटेंशन है वो स्टडी नहीं है और कुछ है। एंड सेकंड, आपने जो कवर लेटर जो दिया है उनको, उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो वो सब मेंशन है कि नहीं है। और आपके जो स्पॉन्सर हैं वो स्पॉन्सर जो है उनकी एक रेगुलर इनकम होना चाहिए, लाइक वो आईटीआर फिल करना चाहिए। अगर वो बिजनेस आपके जो स्पॉन्सर हैं वो एक बिजनेस करते हैं तो उनका फाइनेंशियल पूरा स्टेटमेंट देना चाहिए अबाउट 6 मंथ का। और अगर वो जॉब करते हैं तो उनका सैलरी स्लिप अटैच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो आईटीआर कंपलसरी है, और एफडी, हाँ, फिक्स डिपॉजिट, और आपका और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सब सेकेंडरी रहता है। लेकिन जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका सैलरी स्लिप एंड क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट। और जैसे कि अगर आपका गैप है, अगर जैसे आपकी बैचलर्स आपने काफ़ी पहले की हुई है और आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने उस गैप में क्या किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जॉब किया तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, कंपलसरी है, अगर नहीं लगाओगे तो डाउट होगा और रिजेक्शन देंगे। अगर आपने कुछ अपना बिजनेस किया है तो उसका कुछ बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है वो लगा सकते हैं आप। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने कोई कोर्स किया है तो कोर्स का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, अगर आपने थीसिस लिखी हुई है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज कितने का होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी है इंश्योरेंस की, वो जेन्युइन है एम्बेसी के लिए, एक वो आपको पता होना चाहिए। और फिर आप जो ट्रैवल टिकट ले रहे हैं, डमी टिकट ले रहे हैं, वो कितने दिन पहले ही लेना चाहिए, डमी टिकट कब अटैच करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। डमी टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस आपका सेम डे का होना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आप जिस दिन लैंड कर रहे हो उसी दिन आपका इंश्योरेंस आपके पास है, तो वो इंश्योरेंस और डमी टिकट सेम डे का। और आपकी अपॉइंटमेंट से, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट अगर 1 तारीख की है तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो रहा हो वो कम से कम 18 दिन बाद हो रहा स्टार्ट हो रहा हो, बिकॉज वर्किंग डे वो लेके चलते हैं, टोटल वर्किंग डे लेके चलते हैं। अगर आप वो कैलेंडर डे लेकर नहीं चलते हैं तो कम मिनिमम उनको 18 दिन देकर लेके चलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आपका एक्सटेंशन लेटर। अगर आपका कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। और फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद और डॉक्यूमेंट भी आते हैं, जैसे आपने कोई कोर्स किया वो सर्टिफिकेट लगा दो, तो फिर ये डॉक्यूमेंट सब सब रहते हैं। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो 100% श्योरिटी है कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, अनटिल अनलेस कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जा रहे हो तो चांसेस है कि वो आपकी फ़ाइल चेक तक नहीं करेंगे।
अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पोलैंड वीज़ा फाइल कर रहे हो तो विस्तुला है, मतलब लग जाते हैं वीज़े, लेकिन कोशिश ये करना कि पब्लिक लें। अब पब्लिक नहीं मिल रही तो फिर ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो देखो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप किसी एजेंट पे जा रहे हो तो वो आपको क्या करता है, आपको प्राइवेट दे देता है। प्राइवेट से क्या रहता है, उसको वहाँ से कमीशन मिलता है और उसके बाद वो आपसे ही पैसा लेता है। होता क्या है एंड में जाके कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका तो पैसा बन रहा है, ठीक है ना। आप मतलब वहाँ से नहीं बना तो आपसे बन गया। तो कोशिश ये करें कि पब्लिक लें। पब्लिक नहीं मिले तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 1 घंटे का वेट कर लें, लेकिन ले तो पब्लिक यूनिवर्सिटी ही लें। पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी के बाद फिर आता है आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए एकदम। अगर डॉक्यूमेंट में कमी रहेगी तो फिर कुछ भी कर लें। फाइनेंस से अगर कितना क्लियर कर लें, लेकिन वो आपको 10th रीज़न रहता है एक इंटेंशन वाला, उस पर रिजेक्शन दे सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर 10th रीज़न आपका रहेगा और आप अपील करेंगे तो अपील के बाद 100% चांसेस है आपको रिजेक्शन दोबारा देते हैं। तो अगर आपका 10th रीज़न पे आपका अगर रिजेक्शन है तो कोशिश ये करें कि फ्रेश फाइल लगाएं अगले इनटेक के लिए। सेम इनटेक में ट्राई करेंगे तो सेम इनटेक में वीज़ा नहीं देते वो लोग।